दोस्तों नमस्कार। विकसित भारत कोड डिकोड, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कारण ये है कि भारत सरकार ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना दिया जाएगा और इसका जोर शोरों से प्रचार भी हो रहा है। 24 मई को नीति आयोग की बैठक में सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत की इकोनॉमी अब 4 ट्रिलियन की हो गई है और हम जापान से 0.1% से थोड़ा कम से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। भारत आज जापान को भी पीछे छोड़ने की स्थिति में आ गया है और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमसे आगे अमेरिका, चीन और जर्मन ही है। यह नया भारत विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज हम इसी विकसित होते भारत की वस्तु स्थिति का आकलन करने का इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में प्रयास करें। पिछले 10 साल में ऐसा क्या हो गया जो इतने जोर शोर से प्रचार करना पड़ रहा है और हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे आसपास जो समाज की स्थिति है, उसमें कितना कुछ बदलाव हुआ है, यह बात को भी समझना जरूरी हो गया। 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने गद्दी छोड़ी तब और मोदी जी ने गद्दी संभाली, तब IMF व फोर्ब्स के आंकड़ों को मिलाने से सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा हो चुकी है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनती है वो इस प्रकार है। 2013 में हमारे देश के प्रमुख कॉरपोरेट अडानी की संपत्ति 2.6 बिलियन डॉलर थी, जो सिर्फ एक साल 2014 की समाप्ति तक 7.1 बिलियन डॉलर हो गई, यानी 22,144 करोड़ रुपए से 60,000 करोड़ हो गई। तब भारत की इकोनॉमी 1.8 ट्रिलियन थी, जो 2024 आने तक 4.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, यानी अर्थव्यवस्था में 2.3 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। आंकड़ों पर गौर करने से इस 2.3 ट्रिलियन का जो इजाफा हुआ है, इसमें 62 से 68% जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो देश के कॉरपोरेट के हिस्से में पहुंच गई है। 2013 में अंबानी की संपत्ति का भी यदि आकलन किया जाए तो वो 21 बिलियन डॉलर थी, जो 2014 की समाप्ति तक 23.6 बिलियन डॉलर हो गई, यानी 1,78,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई। 2024 तक अडानी 2.6 बिलियन डॉलर से 116 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए और अंबानी 21 बिलियन डॉलर से 119 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। इस तरह सिर्फ अडानी अंबानी की संपत्ति में 17 से लेकर 18 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। अन्य कॉरपोरेट की संपत्ति को यदि जोड़ लिया जाए तो इन्हीं के बराबर उनकी संपत्ति में भी विकास हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि पूंजी के इस विशाल संकेंद्रण में भारत की करोड़ों की जनता, उसकी स्थिति क्या है? आज भारत के प्रति व्यक्ति आय 197 देशों में जो आंकड़े हैं, उसमें भारत का स्थान 142वां है।
और यह सब हुआ है सरकार द्वारा हर क्षेत्र में निजीकरण के माध्यम से। सार्वजनिक उद्योगों को औने पौने दाम में निजी कारपोरेटों को बेचा जा रहा है। सार्वजनिक उद्योग के शेयर बेच दिए जा रहे हैं। इन 10 सालों में सार्वजनिक उद्योग के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा के शेयर बेच दिए गए। यहाँ तक कि न्यूक्लियर व अंतरिक्ष क्षेत्रों को भी निजी हाथों में दे दिया गया है। इंश्योरेंस, बैंकों में देसी विदेशी निवेश को खुली छूट दे दी गई। सेल, भेल, कोयला, सबकी यही कहानी है। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की स्कीम के जरिए जरा सी पूंजी लगाकर कॉरपोरेट उद्योग की जो है मिल्कियत हासिल कर लेते हैं और मुनाफा का कुछ हिस्सा ही सरकार को देने की बात है। इससे जो रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट के जो श्रमिक हैं उनका जो वेतन है, उनकी जो परिस्थितियां हैं वो काफी चिंताजनक है। वेतन बहुत कम दिया जा रहा है, यहाँ तक कि न्यूनतम मजदूरी में भी वो उनको हासिल नहीं हो पा रही है। और अभी तो सरकार ने जो है निश्चित अवधि के रोजगार के नाम पर जो रोजगार पहले 60 साल की उम्र तक होता था, अब उसको 2 साल, 10 साल, 5 साल का बनाकर जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता था, जो अवकाश प्राप्ति के बाद जो मजदूरों को, श्रमिकों को लाभ मिलते थे, वो सबसे कॉरपोरेट को छुटकारा दिला दिया। इसमें राष्ट्रीय जो पूंजीपतियों, कॉरपोरेट के पूंजी में जो इजाफा हुआ है इतना जबरदस्त, इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों में कॉरपोरेट का 16 लाख करोड़ से अधिक का जो कर्जा माफ कर दिया गया है एनपीए के नाम से, यानी ना वसूले जाने वाले धन में डाल दिया गया है। वहीं पर आम आदमी यदि बैंक से कर्ज लेता है तो बैंक उसे बड़ी सख्ती से वसूल करते हैं। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा के अनुसार कुछ साल पहले हरियाणा में एक किसान ने अंडरग्राउंड पाइपलाइन खेत में डालने के लिए बैंक से 6 लाख रुपया उधार लिया और वो इस उधार को नहीं पटा पाया। मामला अदालत में गया, उस 2 साल उसका केस चला और उसे 2 साल की सजा और 9,83,000 का जुर्माना ठोक दिया गया। इन नीतियों का असर भी हमारे आसपास दिखने लग गया है। पूंजी के संकेंद्रण से रोजगार में बढ़ोतरी हो, ऐसा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज भारत में 45% आबादी के पास कोई काम नहीं है और बाकी 55% जो बची है उसमें से मात्र 12% ही नियमित रोजगार हासिल कर पाए हैं, जिनकी मासिक आय 22,000 रुपए यानी 733 रुपए प्रतिदिन है। महिलाओं में यह 15,600 रुपए मासिक यानी 520 रुपया प्रतिदिन है। IMF के अनुसार देश में 75% आबादी की प्रतिवर्ष आय मात्र 71,000 रुपए यानी प्रति माह 5,916 रुपए के आसपास आमदनी है और औसत 40% लोग सिर्फ 1,65,000 रुपए प्रतिवर्ष यानी 13,750 रुपए ही प्रति माह हासिल कमा पाते हैं। और सबसे चिंताजनक तो यह परिस्थिति है जो बहुत ही भयावह है कि 99% लोग मात्र 400 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि 1% लोगों की वार्षिक आमदनी 53 लाख रुपए है यानी लगभग 4,58,000 रुपए प्रति माह।
वहीं पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं देश के, म्यूनिसिपल से लेकर जो काउंसिल है और विधानसभा लोकसभा में, उनमें मात्र 1.6% ही लखपति नहीं है और 88% जनप्रतिनिधि करोड़पति है। संपत्ति के असमान वितरण का हमारे समाज में भी असर दिखने लग गया है। 80 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हो गए हैं। हमारे देश में सबसे सम्मानजनक व बहुतायत रोजगार सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था, जो दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। पूंजी के बड़े हिस्से को हासिल करने के बाद भी निजी कंपनियां रोजगार क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं कर पा रही हैं। अंबानी मात्र 3,48,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अडानी सिर्फ 46,000 रोजगार पैदा कर पाए। वहीं पर सार्वजनिक उद्योग 2014 में नियमित व अनियमित मजदूरों को संख्या को मिलाने से 17,30,000 रोजगार सार्वजनिक उद्योग दे रहा था, मगर जो आज सिकुड़कर 7,86,000 पर आ गया है। इसके विकल्प में सरकार ये कह रही है कि नौकरी की आशा छोड़कर आप व्यापार कीजिए और सरकार उसके लिए लोन मुहैया करा रही है। लेकिन आज व्यापार कितना कठिन हो गया है, ये हम यदि आसपास नजर दौड़ाएं तो हमको समझ आएगा। आज व्यापार पूंजी का खेल हो गया है। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल बन रहे हैं, जहां पर अधिकांश मध्यम वर्ग जाकर अपने सामानों की, अपनी जरूरतों की खरीदारी करता है। गली मोहल्लों का व्यापार अमेज़न और फ्लिपकार्ट लीलता जा रहा है। विकट परिस्थिति है। अमेरिका के मशहूर जज लुइस ब्रैंडिस ने आज से 100 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दिए गए फैसले में कहा था, किसी भी देश में लोकतंत्र और पूंजी का चंद हाथों में सिमटना साथ साथ नहीं चल सकता। अंततः लोकतंत्र को पूंजी खा जाती है। यही आज हम देख रहे हैं। समूची व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएं पूंजीपतियों के हित साधन में लगी हुई है। इसीलिए नए विकसित भारत में बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं। रेलवे के विकास के नाम पर एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों को सजाया जा रहा है, जहां महंगे रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व रिटायरिंग रूम बनाए जा रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें पटरियों पर दौड़ाई जा रही हैं और जो रेलगाड़ियां कोरोना काल में बंद कर दी गई, जिनमें अधिकांश जो आज बंद पड़ी हैं, जिसमें छोटे छोटे कस्बे गांवों को शहरों से जोड़ती थी, जो वास्तव में भारत की जीवन रेखा थी, जिसमें रोज छोटे छोटे सामानों को लेकर शहरों में बेचने वाले, जो कुंजरे और सब्जी बेचने वाले और सामान बेचने वाले सफर करते थे। स्कूलों कॉलेजों में जाने वाले छात्र सफर करते थे। आज वो ट्रेनें पटरी पर नहीं दौड़ रही। लगातार सरकारी स्कूलों की, कॉलेजों की संख्या में कटौती की जा रही है और उनकी जगह पर महंगे निजी स्कूल और कॉलेज बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में नकारे अधिकारियों को बैठाकर शिक्षा व्यवस्था को जो है वो नीचे और नीचे पहुंचाया जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही युक्तियुक्तकरण के नाम पर 1000 से ज्यादा स्कूल बंद होने जा रहे हैं। समूची चिकित्सा व्यवस्था को निजी क्षेत्र में देने का प्रयास हो रहा है, जिससे आम गरीब एक इंसान का इलाज एक काफी कठिन हो जाएगा, सपना बन जाएगा। आप
एक बार निजी अस्पताल में आयुष्मान का कार्ड, बीमा आदि का कार्ड लेकर जाइए। छोटी सी बीमारी को लेकर वो पूरा कार्ड की राशि को खंगाल देते हैं। यह परिस्थिति अत्यंत चिंताजनक व भय उत्पन्न करने वाली है। आदिवासी क्षेत्रों में नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिससे सदियों में रहने वाले आदिवासी अपनी जड़ जंगल जमीन, अपनी संस्कृति विरासत से वंचित होते जा रहे हैं और यह सब विकास के नाम पर किया जा रहा है। परंतु और सबसे सोचनी बात यह है कि ये जो किया जा रहा है, कारण ये है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जिनके नीचे बहुमूल्य खनिज हैं, ऊपर में वन संपदा है, जिस पर कॉरपोरेट की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। यह यक्ष प्रश्न है कि विकसित भारत में किसका विकास हो रहा है, 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में किसका हिस्सा कितना है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज बन गया है और इस अमृत काल में यदि इस यक्ष प्रश्न का हल हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो आने वाले समय में अमृत से भी वंचित हो जाएंगे। यही आज का विचार है, आज का प्रश्न है, सोचने का मुद्दा है और आपसे उम्मीद है कि आप इस पर अवश्य सोचेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।